कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, और हर मैदान में जंग लड़ो तुम बेखौफ, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएमसी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भीम सिंह जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। आइए माननीय भीम सिंह जी। आज 26 नवंबर 2023 संविधान दिवस के अवसर पर केवल ग्वालियर मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश भर से आए हुए सभी विद्वान अधिवक्ता साथियों के साथ साथ हमारे सभी जो महानुभाव इस कार्यक्रम में शामिल हैं, सभी कार्यक्रम में शामिल लोगों के साथ साथ देश भर के समस्त लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री महेंद्र सिंह जी, उनके साथ उपस्थित उनकी अर्धांगिनी और मंच पर उपस्थित बड़ी लंबी कतार लगाए मेरे बाहुबल, एक ही नाम है बाहुबल, क्योंकि जब ये हाथ नहीं है तो फिर कुछ कर नहीं सकते आप। तो इधर से शुरू कर हमारे आदिम साहब हैं, कुरैशी साहब हैं, भाई विनोद कुशवाहा जी हैं, सैनी साहब हैं, भाई राकेश बंसल जी हैं, उधर भाई हमारे अशोक कुमार जी झारखंड से हैं, बिहार से फिर हमारे मनोज जी हैं, महाराष्ट्र से हमारे राउत साहब बैठे हुए हैं, फिर हमारे वो साथी हमारे अत्याचार निवारण के उधर बैठे हुए हैं दौरे साहब, उससे पहले एसपीओ साहब बैठे हैं उधर, फिर हमारे राजेश बिछोलिया साहब किनारे बैठे हैं। ये सब पूरी टीम जो है। मैं कुछ बातें आज आपको बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने की वजह से चाहूंगा कि आपको भी वो बातें याद दिलाऊं। बहुत सारे लोग हम लोगों से कहते थे, जब आज से 6 साल पहले, क्योंकि छठा राष्ट्रीय सम्मेलन है, कहते थे बीएम सिंह जी अधिवक्ताओं का कोई संगठन चलता है। हमने कहा क्यों? बोले अधिवक्ताओं की अगर तुलना करनी है तो आप इनको एक तरह का मेंढक समझो। हमने कहा कैसे? बोले इनके हालात ये हैं कि अगर एक को तराजू में रखोगे तो दूसरा तत्काल नीचे पहुंच जाएगा। हमने कहा फिर? बोले जब दूसरे को रखोगे तो पहला वाला नीचे उतर जाएगा। कुछ लोगों ने हमको उदाहरण दिए कि या इनकी तुलना कर सकते हो केकड़ों से। बोले क्या? बोले जो ऊपर चढ़ने वाला होता है तो दूसरे वाला उसकी टांगों से लटक जाता है कि किसी भी कीमत पर मैं बाहर निकलूं या ना निकलूं, ये नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये जो सभागार आज जो भरा है और इस मंच पर जगह नहीं है, इतने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता इधर उपलब्ध हैं, इस बात का सबूत है कि वो लोग गलत कहते थे कि अधिवक्ता एक साथ नहीं आ सकते। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जब ये कारवां शुरू हुआ तो उस कारवां के समय एक बात हम लोगों ने रखी और देशभर में आज भी जारी है। वो क्या? तो लोग कहते हैं कि कार्यक्रम में आने से क्या होता है, क्या करेंगे कार्यक्रम में आने से? ऐसा सवाल करने वाले लोगों को यह पता नहीं होती है कि जिस वक्ता को यहां 3 मिनट दी जाती है वो बेचारा आधे घंटे की तैयारी करके आया होता है।
3 मिनट तैयारी, कम से कम आधा घंटे की बोलने की, और होमवर्क होता है उसका कम से कम 4, 5, 6, 7 किताबों से, 4, 5, 6, 7 किताबों से होमवर्क, आधे घंटे की तैयारी, और यहां मुसीबत खड़ी हो जाती है कि 3 मिनट में बोल दे भाई सब कुछ। तो हमारे वक्ताओं को दिक्कत तो होती है ना, लेकिन हमारे पास दिक्कत ये होती है संचालक को कि इतनी बड़ी लिस्ट है। लेकिन उन वक्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो उस 3 मिनट के अंदर 30 मिनट की बात कहते हैं, मात्र 3 मिनट में। इतना लंबा ज्ञान वो जब 3 मिनट में देते हैं, इसका एक मतलब है। वो मतलब क्या है? कार्यक्रम में आने से जानकारी का निर्माण होता है। जब लोग कार्यक्रम में आते हैं तो उस कार्यक्रम में आने से जानकारी का निर्माण होता है, और उस जानकारी से ज्ञान का निर्माण होता है। ध्यान से सुनो, कार्यक्रम में आने से जानकारी का निर्माण होता है, जानकारी से ज्ञान का निर्माण होता है, और ज्ञान से विवेक बुद्धि का निर्माण होता है, और विवेक बुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण होता है। These are all different steps. These are all different steps. It's not same. कार्यक्रम में आने से जानकारी का निर्माण होता है, जानकारी से ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान से विवेक बुद्धि का निर्माण होता है, और विवेक बुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण होता है। निर्णय लेने की क्षमता न्यायाधीश के अंदर होती है, इसलिए उसे सही और गलत यानी न्याय और अन्याय में फर्क करना समझ में आता है। और जिन लोगों को सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता होती है, वास्तविक शब्दों में वही अम्बेडकरवादी यानी वही कैडर, वही मिशनरी कहलाते हैं। आज मैं 2 दिन से जब हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली व्हाट्सएप पर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल सीजीआई ऑनरेबल डॉक्टर DY चंद्रचूड़, भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर, महान विधिवेत्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू का अनावरण ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा करने जा रहे हैं। इससे बड़ा हम वकीलों के लिए कोई भी सम्मान और गर्व का विषय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि रिसेंटली अभी इस साल जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेसी शुरू की और एंट्रेंस किया, तो उस महात्मा गांधी की मूर्ति और वो सीजीआई की कोर्ट की सीढ़ियां आमने सामने थी। लेकिन पूरे भारतवर्ष में मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कोई भी मूर्ति, कोई भी स्टैचू बैंड और गाउन के अंदर नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कोट में है, टाई में है, या उनके और ड्रेसेस में है। लेकिन जब आपका संगठन शुरू हुआ तो आप अपने उस लोगों को देखो, उस फोटो को हम लोगों ने एडिट किया था, कोई फोटो नहीं था, वो फोटो एडिट किया था। क्योंकि गूगल पर एक फोटो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, जो अपने चैम्बर में टेबल पर बैठकर काम कर रहे हैं ड्रेस के अंदर। आज हम सबको इस बात का फक्र होगा कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप में से कोई भी जाएगा तो आपको ये गर्व भाव का निर्माण होगा कि हाँ, हमारा कोई यहाँ पर भीष्म पितामह का मतलब हमारा कोई अग्रज, हमारा कोई मसीहा उपस्थित है, और उसके मार्गदर्शन में इस भारत की बागडोर अब आप संभालने के लिए आगे बढ़ सकते हो। ये हुआ कैसे? आखिरकार उच्चतम न्यायालय में इतना बड़ा करिश्मा हुआ कैसे? तो मैं आपको यह बता दूं, दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता,
कुछ लोग कहते हैं कार्यक्रमों से क्या होता है। आज देश भर में बहुजन समाज की विचारधारा को जानने और समझने वाले जो लोग हैं, जो देश भर में अभियान चलाते हैं, वो LIU और IB के माध्यम से सारे देश में बैठे उच्च पदस्थ लोगों के कानों में जाता है कि ये जनता अब क्या कर रही है। जब उन्हें यह पता लगता है कि देश में आज अम्बेडकरवाद का ये जो कारवां है बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उस कारवां को ठंडा करने के लिए वो पानी डालना चाहते हैं। अब आपको लगेगा ये विरोधाभासी बात क्यों है। कुछ लोगों को लगेगा अभी तारीफ किया सुप्रीम कोर्ट की और अभी इधर विरोधाभासी क्यों है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगना हमारे लिए गर्व और सम्मान का विषय है, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है। सुन लो, सारे लोग सुन लो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगना बहुजन समाज के लिए गर्व और सम्मान का विषय है, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हम स्वयं अपने हाथों से उस मूर्ति का अनावरण करें। हम माने हमारे लोग, जिस दिन हमारे लोग उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर और भारत के जो उच्चतम इंस्टीट्यूशंस हैं, जब हमारे लोग अपने हाथों से अनावरण करेंगे, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि हम बहुजन समाज के लोग कहां पर होंगे। साथियों, ये कहना तो आसान है, ये कहना तो आसान है, करना भी इतना आसान है क्या। जो ये लड़ाई है ना, जो ये संघर्ष है, मुझे अफसोस है कि हम लोगों ने जिस बात को सोचकर ये सब्जेक्ट्स रखे, उसको लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं। अच्छा, जब पढ़ा नहीं, एक शब्द भी जब चूक जाता है तो उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं, इंटरप्रिटेशंस बदल जाती है। मैं आपको दोबारा ध्यान देता हूं बहुत शॉर्ट में। क्या चुनाव के समय, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, क्या चुनाव के समय लाइन में लगकर, हम सब लाइन में लगते हैं, लाइन में लगकर मात्र वोट, इंपॉर्टेंट शब्द है मात्र, मात्र वोट डालने की प्रक्रिया का नाम है लोकतंत्र? क्वेश्चन मार्क किसी ने देखा नहीं। दोबारा बोलता हूं, क्या चुनाव के समय लाइन में लगकर मात्र वोट डालने की प्रक्रिया का नाम है लोकतंत्र? क्वेश्चन मार्क। इसका एक सीधा जवाब जिन लोगों को समझ में आएगा, नहीं। इस सवाल का जवाब किस किताब में है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। एक किताब का नाम है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। उसको हिंदी में कहते हैं हिंदू धर्म की गुत्थियां। भारत में, भारत की मीडिया या भारत में जो शासक वर्ग के लोग हैं, वो ऐसा प्रचार करते हैं कि जो वोट आपको डालने को मिल रहा है, इसका ही बस नाम है लोकतंत्र। बात खत्म। तुमने चुन तो दिया हमें, अब हम आ गए हैं ना, वी विल टेक ए डिसीजन अबाउट यू, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन। दिस इज नॉट ए डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट ए ट्रू डेमोक्रेसी। ट्रू डेमोक्रेसी कहां है? तो इसको बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं, बात बहुत लंबी है। ट्रू डेमोक्रेसी में लाइन में लगकर वोट डालने की स्थिति नहीं, बल्कि हर आदमी बहुजन समाज का उनके ही बराबर चुनाव लड़ने की जब स्थिति में पहुंच जाए, उसका नाम है लोकतंत्र। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? थोड़ा क्रिटिकल हो गया, दोबारा बोलता हूं। लाइन में लगकर जब वोट डालने का मतलब क्या है? अंगूठा टेक हो, या बैरिस्टर हो, या जज हो, या फकीर हो, या अमीर हो, केवल लाइन में लगना है, केवल अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड ले जाना है, बात खत्म हो गई। लेकिन क्या आप केवल आधार कार्ड ले जाकर और अंगूठा या दस्तखत ले जाकर चुनाव लड़ लोगे? करोड़ों रुपया चाहिए, लाखों रुपया चाहिए, सारी चीज चाहिए ना, सिस्टम। तो
हमारा जो समाज है, आज लोकतंत्र का जो दायरा है, आर्थिक विषमता ने हमारे लोगों को गरीब बना दिया है। राजनीतिक विषमता ने हमारे लोगों को, जो लोगों का समर्थन है, उससे बाहर कर दिया है। और जो सामाजिक विषमता है, वो सामाजिक विषमता इस लेवल पर है कि वो जो समाज के जो लोग हैं, वो आपको अपना प्रतिनिधि मानते ही नहीं मानते ना। ये है ट्रू प्रॉब्लम, ये है ट्रू प्रॉब्लम। इसलिए लाइन में लगकर वोट डालना केवल लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का जवाब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस किताब में दिया कि लोकतंत्र का मतलब है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण। हमारे पास में राजनीतिक सिस्टम तो समानता का है, लेकिन हमारे पास में सामाजिक सिस्टम जो है वो समानता का नहीं है। समानता का सामाजिक सिस्टम ना होने की वजह से हमारे लोगों को कोई भी उस लेवल पर मानता ही नहीं है। इसलिए हमारा काम केवल राजनीतिक समानता से नहीं होगा, बल्कि भारत में सामाजिक समानता को धरातल पर उतारना होगा। और धरातल पर उतारने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, और संघर्ष शक्ति के बिना किया जाना संभव नहीं है। शक्ति के बिना किया जाना संभव नहीं है। आप केवल ये अधिवेशन कर सकते हो, अधिवेशन कर सकते हो, परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन नहीं कर सकते, उसका मैं लेटेस्ट उदाहरण आपको इलाहाबाद का बता देता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति लगी है। उस मूर्ति के ठीक सामने न्यायपीठ के रूप में हनुमान जी बैठे हैं। सरकार के प्लान में, मास्टर प्लान में वहां से सड़क आ रही है, इसलिए न्यायपीठ के पीठाधीश हनुमान जी उस सड़क को रोक नहीं पा रहे हैं। पीडीए ने घोषणा कर दिया कि ये हनुमान जी की न्यायपीठ यहां से हटकर रहेगी, सड़क चौड़ी होगी। तो वहां उन्होंने प्लान बताया। उस हाई कोर्ट के अंदर सक्रिय जो संविधान विरोधी और उनके जो समर्थक लोग हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि सड़क के दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा जमीन कब्जा कर न्यायपीठ का स्थानांतरण कर दिया जाए। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का हवाला दे रहा हूं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रहा हूं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंक्रोचमेंट इन द नेम ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रेज्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड और पाथवे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स और द चीफ सेक्रेटरी और द डिविजनल कमिश्नर और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसको रोकें। अगर वो नहीं रोकते हैं तो अवमानना के लिए वो दायी होंगे। ये ऑर्डर है। अब हैरानी की बात सुन लो, हमें उनके मंदिर से टेंशन नहीं है, हमें इलीगल इंक्रोचमेंट से दिक्कत है। स्पष्ट करना चाहता हूं, मुझे उनके मंदिर से टेंशन नहीं है, इलीगल इंक्रोचमेंट से दिक्कत है मुझे, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के निर्देशों का हाई कोर्ट की नाक के नीचे खुला उल्लंघन है। हम लोगों ने डीएम को पत्र लिखा, फोटोज उसके निकाले और डीएम साहब को सारी जानकारी भेजी कि ये माननीय उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अवमानना हो रही है। तो जिस दिन पिटीशन हम लोगों ने फाइल किया, उसी दिन वहां जो न्यायपीठ प्रेमी लोग हैं, तत्काल पेपर में उनका स्टेटमेंट और लेटर छप गया कि सीजीआई से उन्होंने डिमांड कर दिया कि मंदिर को कहीं भी शिफ्ट ना किया जाए। डीएम कार्यालय से 3 बार मेरे पास फोन आया कि मिस्टर सिंह दिक्कत क्या है, अगर कुछ मैनेजमेंट आप। तो जब उसने ये शब्द कहा तो मैंने उसको पूछा, कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? बोले नहीं सर कोई दिक्कत है तो हम, आप बताइए तो हम मैनेज। मैंने कहा क्या मैनेज करना है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आप उसको कंप्लाई कर दो, बात खत्म हो गई।
जब उन्होंने देखा कि मामला यहां से नहीं बनेगा, यहीं से शुरू होता है उच्च और उच्चतम न्यायपालिका में क्यों जरूरी है हमारा प्रतिनिधित्व। दूसरा सब्जेक्ट है ना, अब उस कहानी में ही है क्यों है जरूरी। जितने भी एडवोकेट्स बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करता हूं। अगर किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्शन हो जाए तो क्या केवल सेंटेंस पर बहस होती है? कन्विक्शन के पीछे भी बहस होती है। कन्विक्शन के बाद केवल सेंटेंस पर बहस होती है कि कितनी सजा दी जाए, इसके पीछे तो नहीं बहस हो सकती ना। ये क्रिमिनल साइड का नियम है। सिविल साइड में आते हैं, अगर किसी सिविल सूट में डिक्री हो जाए और आप एग्जीक्यूटिव कोर्ट में अगर आप जाओ, एग्जीक्यूशन की कोर्ट में, तो एग्जीक्यूशन की कोर्ट में क्या डिक्री को डिस्प्यूट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कोर्ट को डिक्री को डिस्प्यूट करने की पावर नहीं है। करेक्ट। अब मैं हाई कोर्ट के अंदर आता हूं। रिट पिटीशन के अंदर राइट्स को एस्टैब्लिश करना होता है और कंटेम्प्ट के अंदर राइट्स एस्टैब्लिश नहीं करने होते हैं। जो ऑर्डर ऑलरेडी है केवल उसको देखा जाना है, इसकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है। एम आई करेक्ट? तो अभी हम लोगों के सामने जब डिस्प्यूट आया तो हम लोगों ने बहुत विचार किया। विचार करने के बाद हम जानते थे कि अगर हम पिटीशन लाएंगे, PIL लाएंगे, तो वो उल्टे गाउन वाले एक आध नहीं, पूरी हाई कोर्ट आ जाएगी। हम लोगों ने कंटेम्प्ट ड्राफ्ट किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या दिया था, इफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज नॉट कंप्लाई दीज डायरेक्शंस इट विल अमाउंट एन कंटेम्प्ट। कोई संदेह नहीं रहा। जब कंटेम्प्ट गई तो वो क्या सीन था। थोड़ी देर के लिए मुझे भी शब्दों की माफी देना। वो हमारा लविंग जज जिसने भारत के संविधान की शपथ खाई है कि मैं किसी भी धर्म के, मैं किसी भी व्यक्तिगत के, मैं किसी भी बात से प्रभावित ना होकर न्याय के लिए काम करूंगा। यही शपथ खाई है ना। ये शपथ मैंने तो खाई नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो पद मिला नहीं है। वो लविंग जज, वो न्यायप्रिय जज, जब जैसे ही उसके सामने कंटेम्प्ट पहुंची, क्योंकि जब 3 दिन से हम DM की बात को नहीं मान रहे थे, तो प्रशासन के लोग दिवाली में उससे मिलकर आए थे, हाथ जोड़कर आए थे कि गुरुवर देख लेना, अब हमसे नहीं समझ रहा है। जब मुकदमा कॉल आउट हुआ और जब हम लोग खड़े हुए, यानी मैं, तो सीधा कहता है, यस, व्हाट इज द मैटर? There is a direction of the Honorable Supreme Court as well as High Court. It has been violated. We have informed the district authorities and the Chief Secretary and the District Commissioner and the PDA Commissioner, but they have not passed any order. They are raising a illegal construction on the roadside in the name of religious construction. It cannot be permitted. बोले आप कैसे कह रहे हो? हमने कहा देयर इज ए फोटोग्राफ, देयर इज ए लेटर, नो डिसीजन हैज बीन टेकन। बोले आपका कहने का क्या मतलब है, केवल इसी से इलीगल हो जाएगा? अथॉरिटीज के लिए इंफॉर्मेशन वहां है, वहां हमने प्रेमा फेसाई फोटोज भी दिए हुए हैं, हमने पैरा के अंदर प्रेमा फेसाई उसकी लोकेशन भी दी हुई है। व्हाई यू आर नॉट इशूइंग ए नोटिस टू आस्क द अथॉरिटीज यस वेदर इट इज करेक्ट और नॉट? हो सकता है ना। लेकिन उन न्यायप्रिय जज ने बहुत बढ़िया फैसला सुनाया कि पिटीशन इज मिसकंसीव्ड एंड कॉस्ट ऑफ 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए का हर्जाना और मुकदमा मिसकंसीव्ड एक्ट खारिज। उससे पहले उसने बहुत बढ़िया सवाल किया। याची के वकील को लेकर बोला, कुछ कारणों से मैं याची के वकील का नाम नहीं ले रहा हूं, वो भी यहीं उपस्थित है आपके बीच में। बोले यस यू आर यू। उसको लग रहा था कि सामने आ गया यही है। हमने कहा हम तो वकील हैं। तो उसका एक पॉइंट खत्म हो गया।
जब 50,000 रुपए की कॉस्ट लगाई और मैंने उसको कहा ऑब्लाइज्ड, और एक बार भी जब उसको रिक्वेस्ट नहीं किया, जब मैं पीछे आकर बैठा, उस शख्स का भी मैं नाम नहीं बता रहा हूं भाई विनोद, कि पीछे से उन्होंने कहा भैया माफी मांग लो, कॉस्ट के लिए तो बोल दो, कटवा लो, माफी मांग लो। अब उसको क्या मालूम, मैं तो ना जाने कितने दिनों से जेल जाने की तैयारी कर रहा हूं। ये तैयारी है, क्योंकि जब कंटेंट पिटीशन की थी, इसका क्या अर्थ है हमें मालूम नहीं है कि हम किन से लड़ाई मोल ले रहे हैं, हम किन से संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये मुकदमा माफी मांगने के लिए दाखिल नहीं हुआ है। और 3 दिन बाद जब ऑर्डर आया तो जज को इस बात की सबसे बड़ी टेंशन थी कि आखिरकार 50,000 रुपए की कॉस्ट लगाई और एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं किया, इसलिए जब ऑर्डर आया तो कॉस्ट अपने आप कटवा दिया, केवल डिसमिसल का ऑर्डर आया। अभी हमने उसका पीछा छोड़ा नहीं है। वी हैव our team, Mr. Alok Maheshwari, Mr. Ankit Borkar, who are the advocates of the Supreme Court. They are also include us. उनका पीछा दिल्ली की जो सबसे बड़ी न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी आज वहां खड़े हो गए हैं। अब तो एक्स्ट्रा बल मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, किसी भी कीमत पर हमारे प्रतिनिधित्व को जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो क्यों जरूरी है, वो इस बात को समझने की जरूरत है कि जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, कोई भी व्याख्या आपके पक्ष में होने वाली नहीं है। मैं तीसरी बात और कुछ शॉर्ट में बातें रखूंगा, क्योंकि साथियों को समय को ध्यान में रखकर, आखिरकार हमारी लड़ाई है किसके लिए? अपने लिए। याद रखना, ये जो कारवां है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का, ये कारवां अपने लिए नहीं है, अपनों के लिए है। अपने लिए नहीं है, अपनों के लिए है। और अपनों के लिए का मतलब है कि इस लड़ाई को हमें अपने लिए नहीं, अपनों के लिए लड़ना है। मैं एक सवाल का जवाब आपको देना चाहता हूं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। कैसे बचेगा? क्या करोगे? बंदूक लेके खड़े हो जाओगे? ऐसे नहीं बचेगा। संविधान बचाना चाहते हैं ना, तो उसका सिद्धांत है, संविधान विरोधियों को वोट नहीं देंगे, संविधान विरोधियों को नोट नहीं देंगे, संविधान विरोधियों को समर्थन नहीं करेंगे, संविधान विरोधियों को सुनेंगे भी नहीं, संविधान विरोधियों का सम्मान भी नहीं करेंगे, और संविधान विरोधियों को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आप भाषण जय भीम का दोगे और नोट संविधान विरोधियों का दोगे, तो जरा सोचो, उस नोट को संविधान विरोधी संविधान को खत्म करने में लगाएंगे, तुम्हारा संविधान कैसे बचेगा? तुम यहां संविधान की दुहाई दोगे, संविधान विरोधियों को वोट दोगे तो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, पार्लियामेंट में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, तुम्हारे विरोध में कानून बनाएगा, संविधान को कैसे बचाओगे? संविधान विरोधी भाषण देगा और तुम प्रेम से सुनोगे, उसका मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, तो आपके हमारे विरोध में काम करने का अभियान चलाएगा। संविधान विरोधियों का जब समर्थन करोगे तो समाज में उसकी पूछ होगी, और जब उसकी पूछ होगी तो उसका सम्मान होगा। संविधान विरोधियों को सम्मान करोगे तो लोग उनको सम्मान देंगे, और जब उनको सम्मान देंगे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी, फिर आप उनको नीचे नहीं गिरा पाओगे। और सम्मान के साथ साथ
जब संविधान विरोधियों को बर्दाश्त करने की आदत डाल लोगे, कौन सी? छोड़ो यार, छोड़ो यार। हमारे साथी एल.के. वर्मा यहां बैठे हैं, संगठन प्रभारी। वो हनुमान से मुझे कोई टेंशन थोड़ा है, लेकिन 3 दिन 4 दिन में लगातार इनको पूछा, मेरा दिल नहीं मान रहा। बोले क्यों नहीं मान रहा? मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है यार, हाईकोर्ट जहां देश का एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय, जो कानून का सबसे बड़ा रक्षक, उसकी नाक के नीचे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे। 3 दिन पूछा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। क्यों नहीं हो रहा है? कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी संविधान रक्षा की है, उसी के मुंह पर तमाचा मार रहा है। चौथे दिन फैसला लिया, संविधान विरोधी काम होने की वजह से आगे बढ़ेंगे, हाई कोर्ट नहीं, पूरा भारत हमारे विरोध में हो जाए, संविधान विरोध का हम लोग विरोध करेंगे। ये कारण है। इसलिए साथियों, मैं अंबेडकरवादियों के लिए केवल एक बात कहना चाहता हूं। अंबेडकरवाद का मतलब भागना नहीं है, भिड़ना। अंबेडकरवाद का नाम भागना नहीं है, अंबेडकरवाद का मतलब है भिड़ना। और जो हमारी तैयारी है वो संविधान विरोधियों से लड़ने की नहीं है, संविधान विरोधियों से हमारी तैयारी लड़ने की नहीं है, बल्कि उनको पीटने की है। लड़ने में एक घूंसा इधर भी आता है, इधर हम तैयारी क्या कर रहे हैं, एक भी इधर नहीं आएगा। और मैं उस सपने के लिए काम कर रहा हूं। मैं माने हम, मैं माने मैं नहीं, मैं माने हम, केवल एक सपने के लिए काम कर रहे हैं मेरे साथियों। वो सपना क्या है? इस किताब में ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस भारत में अगर कोई महापुरुष है तो माननीय कांशीराम साहब। माननीय कांशीराम साहब ने एक ये किताब लिखी, चमचा युग। इस किताब को बेसिकली उन्होंने इंग्लिश में लिखा। मुझे आज वो बचपन याद आता है जब हमारे सामने कुछ लोग कहते थे हाई स्कूल फेल कांशीराम। हमको तो मालूम नहीं था कांशीराम जी भाई असिस्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं DRDO में। जब इस किताब को मैंने इंग्लिश में पढ़ा, एन एरा ऑफ स्टूजेस, एन एरा ऑफ स्टूजेस, चमचा एक व्यक्ति नहीं, पूरा चमचा युग, चमचाओं का युग बन गया। तो उन्होंने इस किताब में एक बड़ा अच्छा वो है, इस चमचा युग का हल क्या है? हल इस किताब में बहुत कुछ है, लेकिन मैं केवल 2 लाइन इसकी बता दूं। इस किताब में उन्होंने कहा इस चमचा युग का केवल एक हल है, सक्षम असली ईमानदार नेतृत्व का निर्माण। सक्षम असली ईमानदार। केवल बोल लेना सक्षम नहीं है। सक्षम का मतलब है हर परिस्थिति से निपटने योग्य। असली का मतलब वो नहीं है जो जुबान से जय भीम बोलते हैं, जिनके आचरण में जय भीम है, वो जो हमारे बड़े भाई विनोद कुशवाहा जी ने कहा। और ईमानदार, ईमानदारी वैसे ही है हमारे सामाजिक जीवन में जैसे हमारे शरीर में ये प्राण। इस शरीर से प्राण निकाल दो, ये शरीर बेकार है। जीवन में से ईमानदारी निकाल दो, जीवन व्यर्थ है। हमें असली सक्षम ईमानदार नेतृत्व का निर्माण करना होगा। और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ केवल एक काम कर रहा है, केवल एक काम, कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के उस 30 वकीलों को ढूंढ रहा है। कौन से वकील? जो बाबा साहब ने कहा था जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील हो, उस समाज की ओर लोग उंगली तो छोड़ो,
आंख उठाकर नहीं देख सकते। वो 30 वकील, ज्यादा नहीं, एक राज्य में एक मिल जाए बस, ज्यादा नहीं, एक राज्य में एक, लेकिन कौन सा? भीष्म जी समझ रहे हैं ना? अब बिहार क्या, हमारे तमाम राज्यों में 10, 20, 25, 50 लोग तो हैं ही। अरे 10, 20, 25, 50 तो एक राज्य में है, तो फिर 30 कौन से? एक राज्य में एक चाहिए, केवल एक, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने असली क्षमता से, असली नेतृत्व से और अपनी ईमानदारी से उस मिशन के लिए समर्पित हो, ऐसे केवल एक आदमी को एक राज्य में ढूंढने का अभियान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ चला रहा है। और यही कारण है कि ये छोटी सी उम्र इसकी 6 साल, बहुत छोटी उम्र है इसकी, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की 6 साल। और आज 6 साल में हमारे NS गौतम साहब ने यहां से एक बात कही, जब यह प्रस्ताव हुआ कि भाई राष्ट्रीय अधिवेशन ग्वालियर में हो जाए मध्य प्रदेश में, तो 99% हमारी टीम ने कहा सर वो चुनाव है और आचार संहिता है, अब कैसे होगा और परमिशन। और मीटिंग में मैं उन साथी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 4 बार कहा कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब। अब मुझे बड़ी चिढ़ है साहब से, तो जब मैंने अपनी बात रखी तो उनको कहा, मैंने कहा उसको कलेक्टर रहने दो, साहब क्यों लगा रहे हो जबरदस्ती? क्योंकि मैं जिस ऑनरेबल हाई कोर्ट और जिस सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेसी करता हूं, देयर आर सो मेनी जजेस हु टोल्स वेरी बोल्डली दे आर द पिटी ऑफिसर्स, नथिंग मोर, nothing more. They doesn't know more than you. They doesn't know more than you. वे आपसे ज्यादा कानून नहीं जानते, आपसे ज्यादा नहीं जानते। मैंने उस मीटिंग में कहा था, हैव यू रीड दी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट? हैव यू रीड दी इलेक्शन मॉडल कंडक्ट रूल्स? मैंने कहा पढ़े? वो सर आचार संहिता। अरे मैंने कहा आचार संहिता क्या है भाई? मैंने कहा आचार संहिता में होली पर रोक लगती है, दिवाली पर रोक लगती है, किसी मंदिर के दर्शन पर रोक लगती है। बोले नहीं लगती है। मैंने कहा संविधान दिवस पर भी रोक नहीं लग सकती, समझो। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ सामान्य भीड़ का संगठन नहीं है, बल्कि भारत के उन लोगों का संगठन है जो संविधान के जानकार और संचालक हैं। मेरे साथियों, आपने मेरी बात को बहुत ही धैर्य से सुना। आज के अवसर पर मैं अपने राष्ट्रीय टीम के सभी साथियों के साथ साथ तहे दिल से संगठन की ओर से मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक माननीय राजेश बिछौलिया जी, हमारे मध्य प्रदेश के कर्मठ साथी राष्ट्रीय सह संयोजक माननीय NS गौतम जी, हमारे ग्वालियर के बहुत ही मेहनती कर्मठ जिला संयोजक विजय सुंदरम जी, और हमारे टीम के ही साथी माननीय अशोक उनिया जी, और वो तमाम साथी जिनका नाम मैं यहाँ से नहीं ले पा रहा हूँ, उनके साथ साथ इस खूबसूरत हॉल को सजाने वाले, साफ करने वाले, इस बेहतरीन माइक को, साउंड को, जिसकी आवाज से हम केवल यहाँ नहीं बाहर बैठे हुए लोगों को भी अपनी जो संदेश पहुंचा पा रहे हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ इस 26 जनवरी संविधान दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक बधाई इस संकल्प के साथ देता है कि आने वाले समय में भारत में केवल जय भीम का नारा ही नहीं होगा, जय भीम का लक्ष्य को धरातल पर उतारने का काम करेगा। आपने मेरी बात को सुना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय